नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। आज देखिए हम यूपी पीसीएस मेंस की पेपर 5 और 6 की जो सीरीज चल रही है उसमें ये पेपर 5 में हमारा अगला लेक्चर है। इसमें हम लोग यूनिट 8 को देखेंगे। और देखिए कुछ लोगों का कमेंट आए हैं जैसे कि यूनिट 1 वगैरह नहीं मिल रही है आपको, वो अभी इसमें सीक्वेंस वाइज नहीं चल रहा है। तो जितने भी लेक्चर हैं उसमें पड़े हुए हैं और बाकी जितने बचे हुए हैं वो आपको कराए जाएंगे। और आपका इन पर रिव्यू बहुत शानदार मिला है। यानी कि आपने ये एक कहावत होती है ना कि ऊंची दुकान फीके पकवान, तो वो आपने झूठी सिद्ध कर दी है। क्योंकि एक से एक बड़े चैनल आपके पास भी आप भी जुड़े होंगे, तो वो आपको देखिए हजारियों पेज का मैटर आपको देंगे, 1000 पेज का मैटर देंगे। मार्केट में भी बहुत सारे पड़े हैं, लेकिन वो आपके काम के नहीं होते हैं। क्योंकि वहाँ क्वेश्चन क्या है, आपको 125 वर्ड और 200 में ही लिखना है आखिर। तो वो उतने कंटेंट का एक एक यूनिट के वाइज आप ढूंढेंगे तो वो इतना तैयार कहाँ से होगा। सिलेबस इतना वास्ट है कि 8 पेपर मेंस के तैयार करने हैं और उसमें भी 1000 पेज के आपको एक एक पेपर का मिले तो आपको 10 साल लग जाएगा इसमें। जबकि अगर आप टॉपिक वाइज चीज़ों को तैयार करते हैं तो बहुत शॉर्ट होती हैं चीज़ें, हम टफ बना लेते हैं या फिर गाइड करने वाले उनको टफ बना देते हैं। चीज़ें बस बहुत सीधे सीधे हैं, वो वहीं आपको चलना है। तो चलिए अब इसे हम लोग A to Z देखेंगे पूरा। यूनिट 8 है ये, सिलेबस है इसका। देखिए यूपी का है ये, उत्तर प्रदेश का विशेष राज्य चयन के मापदंड क्या है। दूसरा इसमें सब टॉपिक है राजभाषा। तीसरा संचित निधि एवं आकस्मिक निधि। और ये है चौथा आपका राजनीतिक दल। और 5वां है राज्य निर्वाचन आयोग। तो ये आपका यूनिट 8 का सिलेबस है। तो इसमें एक एक टॉपिक को हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। इसमें स्टार्टिंग करते हैं हम लोग यूपी यूनिट 8 से। यूपी विशेष राज्य के बारे में देख लेते हैं, क्या क्या मापदंड क्या होते हैं विशेष राज्य के लिए, वो समझ लीजिए पहले। क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेन करने का मतलब है कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है और फिर आप पसंद करेंगे या नहीं, तो इसलिए पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे हम लोग। अगर आपको चाहिए एक्सप्लेनेशन तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो बता सकते हैं, तो उसका सीरीज अलग चला दिया जाएगा। लेकिन ये वाला जो चल रहा है ये उनके लिए है जो कि पॉइंट टू पॉइंट चलना चाहते हैं। किताबें आपने भी पढ़ ली होंगी, थियरी आप भी जानते होंगे यूपी के बारे में। ऐसा नहीं है कि अनभिज्ञ हो उन चीज़ों के बारे में। तो यहाँ सिर्फ वही बातें की जाएंगी। मापदंड में देखिए क्या है। पहला है कि पहाड़ी इलाका व दुर्गम क्षेत्र होना चाहिए। जनघनत्व जो है वो कम होना चाहिए। जनजाति आबादी अधिक हो वहाँ पे, यानी एसटी का एरिया अधिक होना चाहिए, एसटी की आबादी। और पड़ोसी देशों से लगे सामरिक क्षेत्र में होना चाहिए वो। आर्थिक एवं आधारभूत संरचना में पिछड़ापन होना चाहिए। आय की प्रकृति का निर्धारण न हो, यानी प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होनी चाहिए हो। और निर्धारण ना हो कि किस तरीके से वो कहाँ से इनकम का स्रोत कौन कौन से हैं। तो इस तरीके से जो एसटी शेड्यूल ट्राइब्स एरिया है वो इनमें आ जाते हैं। अब देखते हैं इन मापदंडों पे क्या यूपी खरा उतरता है विशेष राज्य की जो मांग होती है, क्योंकि यूपी के संबंध में ये विशेष राज्य है। तो देखिए इस पे एक गॉडगिल फॉर्मूला गठित हुआ था 1969 में। तो इसने बोला, इसके अनुसार जो था असम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर को सबसे पहले ये विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। इसी के आधार पर 2013 में, कब 2013 में आपकी रघुराजन कमेटी गठित होती है इसी के ऊपर, विशेष राज्य के ऊपर। तो इन्होंने बोला था कि इन मापदंडों को समाप्त कर दिया जाए और नया आधार बनाया जाए। कि जो पुराने जो मापदंड थे वो सही नहीं है, अब नया मापदंड बनाया जाए। क्योंकि बहुत सारे राज्य विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं और जिनमें यूपी, बिहार जैसे राज्य भी शामिल हैं। तो इन्होंने कहा कि अब राज्यों के जो पुराने मापदंड है उनको खत्म करके आप तीन कैटेगरी में बांट दीजिए। कौन कौन से? पहला होगा जो सबसे कम विकसित हो, दूसरा कम विकसित, और तीसरा हो अपेक्षाकृत विकसित हो। यानी ये विकसित हो गया, ये कम विकसित हो गया और एक सबसे कम विकसित हो गया। तो इन्होंने ये रिकमेंडेशन दी थी। चलते हैं आगे। अब यूपी में देख लीजिए क्या स्थिति है वर्तमान में। तो देखिए जनघनत्व कितना है, 829। जनजातीय आबादी कितनी है, तो आपकी 0.57%, यानी आधा % है आबादी एसटी की। और वर्तमान आधारों पर देखा जाए इन पे, तो यूपी विशेष राज्य के लिए खरा नहीं उतरता है। क्योंकि जो मापदंड बताए गए जो हैं उसके लिए विशेष राज्य के लिए, तो यूपी इस पे खरा नहीं उतरता है। लेकिन रघुराम राजन जो कमेटी बनी थी, इसके आधार पे यूपी कम विकसित श्रेणी में आ सकता है। अगर वो मापदंड मान लिए जाते हैं तो कम विकसित की श्रेणी में आ जाएगा। वर्तमान में देखें तो इसमें 11 राज्य हैं जो कि विशेष राज्य का दर्जा जिन्हें मिला हुआ है। 8 तो देखिए नॉर्थ ईस्ट के हो गए, 7 सिस्टर, और आपकी 7 सिस्टर हो गई प्लस सिक्किम हो गया। तो ये मिला के कुल कितने हो गए, 8 राज्य तो नॉर्थ ईस्ट के हो गए। उसके बाद जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये आपके 3 अलग हैं। तो 8 3 11 राज्य आपके ये शामिल हैं इसमें। आखिर मांग क्यों होती है इनकी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो लाभ होगा। अब इसमें लाभ देख लेते हैं कि 90% तो अनुदान मिलता है और 10% क्या मिलता है, ऋण के रूप में मिलता है, जो कर्ज मिलता है। तो इसलिए ये मांग होती है इसकी। और विशेष पैकेज सुविधा होती है इसमें। और जो टैक्स होता है उसमें राहत मिल जाती है, टैक्स में राहत है, विशेष पैकेज सुविधा है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए बढ़ा देती हैं इसकी मांग को, विशेष राज्य की मांग को। और जो अपव्ययित राशि होती है, अपव्ययित मतलब 1 साल के लिए जैसे कोई अलॉट हुई राशि और वो व्यय नहीं हो पाती है, तो उसे बोलते हैं अपव्ययित राशि
जो लैप्स नहीं होती है, लैप्स ना होकर अगले वर्ष के लिए वो अग्रेसित हो जाती है, यानी वो जो जितनी बची होगी राशि वो नेक्स्ट ईयर यूज कर सकते हैं राज्य, विशेष राज्य में। लेकिन और विशेष अन्य राज्य की स्थिति में ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ विशेष राज्यों के लिए है। निजी निवेश के अवसरों में वृद्धि होती है, जिससे रोजगार में वृद्धि होगी और विकास बढ़ेगा। और संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, ये और जान लीजिए, ये बाद में बनाया गया था, संविधान में नहीं था। चिंताएं क्या क्या है इससे, तो देखिए केंद्रीय वित्त पर बढ़ते बोझ का कारण बनेगा ये, और अन्य राज्यों की बढ़ती जो मांग है वो क्या है, और मांगे बढ़ेंगी। एग्जाम्पल में देखिए बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, यूपी जैसे राज्यों का मांग बढ़ रही है। इसकी जगह विशेष पैकेज प्रदान किए जाएं, ये इसमें बोला गया है। 14वां वित्त आयोग था, कौन सा, 14वें वित्त आयोग ने बोला है कि अब विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। तो ये 14वें वित्त आयोग से इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है कि अब नहीं दिया जाएगा विशेष राज्य का दर्जा, उसकी जगह आप सब्सिडी वगैरह ज़्यादा दी जा सकती है, लेकिन वैसे नहीं दिया जाएगा। अब देखिए राज्य की परिभाषा देख लीजिए, ये आर्टिकल 345 में दी गई है राज्य की परिभाषा कि शासकीय कानून, जो शासकीय भाषा कानून जो आया था 1951 में, और राज्य की संचित निधि, ये आपके कुछ ये फैक्ट हैं जिनको आप डाल सकते हैं आंसर में, बाकी आगे देखेंगे। और राज्य की संचित निधि किस में होती है, 266 में, और आकस्मिक निधि 267 के सब क्लॉज 2 में। अब देखिए राजभाषा किस में दी गई है, भाग 17 में दी गई है, और डिटेल में देखेंगे अभी इनको। और आर्टिकल 343 के सब क्लॉज 3 में और 2 में दी गई है ये। संघ की परिभाषा दी गई है, हिंदी देवनागरी लिपि होगी, तो ये सब बताया गया है इसी आर्टिकल 343 में। और देखिए इसका विकास जो है, और कहाँ तक प्रावधान दिया, 344 और 351 तक इसका विकास दिया राजभाषा का। राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा में अंतर क्या है, ये भी समझ लीजिए। तो देखिए राजभाषा जो होती है वो राष्ट्रीय प्रयोजन की भाषा होती है, संवैधानिक मान्यता होती है, सरकारी कामकाज एवं सार्वजनिक संस्थानों में प्रयोग होता है, और राज्य विशेष की ये संपर्क भाषा है। और राष्ट्रभाषा क्या है, तो ये आमजन की भाषा होती है, लोक मान्यता होती है इसको, और प्रयोग क्षेत्र की कोई सीमा नहीं होती है इसमें, क्षेत्र विस्तृत होता है, देशव्यापी होता है, और पूरे देश की ये संपर्क भाषा होती है। भावनात्मक लगाव देखने को मिलता है इसमें। तो ये अंतर भी आपसे पूछ सकता है राजभाषा और राष्ट्रभाषा में, ठीक है, तो इनको आप जानते रहिए। राजनीतिक दल के बारे में थोड़ा समझ लीजिए अभी आगे, और इनकी डिटेलिंग दी गई है। राजनीतिक दल में क्या होता है कि शासन शक्ति जो प्राप्त करने के उद्देश्य से गठित होते हैं ये राजनीतिक दल, जिसमें राजनीतिक व आर्थिक प्रश्नों पर समान विचारधारा वाले लोग सम्मिलित होते हैं। जैसे एक जैसी विचारधारा जिनकी होती है, जैसे समाजवाद है या समाजवादी है, तो वो लोग एक अपना पार्टी बना लेते हैं, और जो भी विचारधारा साम्यवादी है वो अपना अलग बना लेते हैं। तो एक विचारधारा के कॉमन लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके वो राजनीतिक रूप में दल के दर्जा ले लेते हैं। यूपी में देखिए क्या है स्थिति, तो यूपी में देखिए राष्ट्रीय दल कौन कौन से हैं। बीजेपी जो 1980 में गठित हुई थी, और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1885 में, तो इतिहास में पढ़ते ही होंगे। बीएसपी 1984 में। राज्य स्तरीय दल हैं कुछ जैसे सपा 1992 में, 1992 में ये गठित हुई थी, आपकी कौन सी, सपा। राष्ट्रीय लोक दल रालोद 1996 में अजीत सिंह के द्वारा ये गठित हुई थी पार्टी। तो ये राज्य स्तरीय दल थे, इनके बारे में भी आपसे पूछ सकता है, तो इनको भी जानते रहिए। आगे देखते हैं क्षेत्रीय दलों की विशेषताएं क्या हैं। तो देखिए विशेष धार्मिक, भाषाई तथा निर्जातीय समूह के साथ अपनी पहचान को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक रूप से स्थानीय असंतोष का लाभ उठाते हैं। क्षेत्रीय स्वायत्तता को बढ़ाते हैं ये, राजनीतिक आकांक्षा इनकी बढ़ती है, तो ये क्षेत्रीय स्वायत्तता को बढ़ावा देते हैं। स्थानीय मुद्दों के आधार पर सत्ता प्राप्त करने का लक्ष्य होता है इनका। क्षेत्र आधारित मांगों, जो मांगे होती है उनकी मांगों पर या आकांक्षाओं का पोषण करते हैं ये। विशेष राज्य या क्षेत्र तक सीमित होता है इनकी पहुंच। क्षेत्रीय हितों की बात करते हैं ये, तो ये इनकी विशेषताएं क्षेत्रीय दलों की। यूपी की राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका क्या है, तो देखिए एक दलीय वर्चस्व को चुनौती देते हैं, जैसे जो कांग्रेस के पराजय का एक कारण बनी थी। केंद्र राज्य संबंधों की प्रवृत्ति और प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है। केंद्रीय नेतृत्व को क्षेत्रीय कारकों के प्रति अधिक जिम्मेदार बनाया जाता है। राज्य लोकतंत्र को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केंद्र के तानाशाही रवैये पर रोक लगती है, और जमीनी स्तर पर राजनीतिक प्रक्रिया का विस्तार होता है। क्षेत्रीय स्तर पर बेहतर अभिशासन के साथ स्थिर सरकारें दी जाती हैं इनके द्वारा। मतदाताओं को चुनाव में अधिक विकल्प दिए जाते हैं। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं भूमिका क्या है क्षेत्रीय दलों की। आगे देख लेते हैं कुछ राजनीतिक राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। गठन हुआ था इसका यूपी में 1994 में, आर्टिकल 243 टा या ZA, ठीक है। इसमें देखिए निर्वाचन नामावली तैयार करते हैं। कार्य क्या होते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के, निर्वाचन नामावली तैयार करते हैं। चुनावी प्रक्रिया की तैयारी की देखरेख और निर्देशन करते हैं। पंचायतों के सभी चुनाव संपन्न कराना इनका कार्य। नगर निकायों के लिए ये निर्वाचक नामावली तैयार करना एवं निर्वाचन कराना, ये इनका जिम्मेदारी है। महत्व क्या है इनका, निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराना,
गुंडागर्दी व बूथ कैप्चरिंग पर लगाम लगाना, पंचायतों व निकाय चुनावों में निरंतर सुधार, लोगों का लोकतंत्र में विश्वास में वृद्धि होती है, और ईवीएम के प्रयोग द्वारा जो फर्जी वोटिंग होती है उस पर ये लगाम लगाते हैं। तो ये सब इनका महत्व था। अब देखते हैं थोड़ा डिटेलिंग में। राजभाषा भाग 17 में दी गई है, आर्टिकल 343 से 351 में दिया गया। भाग 17 के अंतर्गत ही बोला गया है कि राजभाषा से संबंधित उपबंधों को 4 भागों में बांटा गया, जैसे एक संघ की राजभाषा, एक प्रादेशिक भाषा है, एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आदि की भाषा, एक विशेष राज्य की। ठीक है, तो ये 4 भागों में राजभाषा को बांटा गया है भाग 17 में। तो इसमें देख लेते हैं, संघ की राजभाषा में दिया 343 क्लॉज 1 आर्टिकल में दिया है इसके बारे में, हिंदी व देवनागरी लिपि होगी संघ की राजभाषा। आर्टिकल ये जान लीजिए, थोड़ा सा आपको जानने के लिए जरूरी है क्योंकि डाल सकते हैं आंसर में। 344 में दिया गया है कि राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि वह राजभाषा आयोग का गठन कर सकेगा इसके तहत, और इसी के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया गया था 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में, और रिपोर्ट इसने 1956 में सौंपी थी। फिर उसी के आधार पर एक अधिनियम का भी गठन हुआ था। तो इसकी जो 57 में इसने सिफारिशें, 57 में क्या हुआ, इनकी सिफारिशों के लिए एक कमेटी बनी थी, गोविंद बल्लभ पंत समिति, इसने इसकी समीक्षा की थी और बोला था कि अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने के साथ साथ हिंदी के प्रयोग का भी उपबंध किया जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये था इसके बारे में ऐतिहासिक, ये आप पॉलिटी में भी पढ़े होंगे, वही चीज़ें हैं सारी, कुछ इसमें ऐसा नहीं है अलग हो। कुछ नोट और देख लीजिए, ये आर्टिकल है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। 346 और 347। 346 में दिया गया कि राज्यों के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच में पत्रादि आदि की राजभाषा के संबंध में प्रावधान दिया गया है कि एक राज्य दूसरे राज्य से कैसे संपर्क करेगा, कौन सी भाषा होगी उपयोग, राज्य केंद्र के बीच में क्या होगा। 347 में दिया गया है राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि राज्य की जनसंख्या की मांग पर किसी भाषा या बोली को शासकीय भाषा की मान्यता दी जाए। तो ये 347 में दिया गया है, कौन देगा, राष्ट्रपति को अधिकार होगा ये। तो ये बेसिक चीजें थी। अब यूपी की राजभाषा पे आ जाते हैं हम लोग। यूपी की राजभाषा आर्टिकल 345 में प्रावधान दिया गया है, राज्य विधानमंडल को ये पूरी शक्ति है कि वो उस राज्य की भाषा को चुन सके, ठीक है, या बना सके राजभाषा। टाइमलाइन कुछ देख लीजिए यूपी की। सबसे पहले 1947 अक्टूबर 1947 में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को अपनी राजभाषा घोषित किया था। ठीक है, तो कब किया था, 1947 में। इसके पश्चात आप देखेंगे कि इसके अनुपालन के लिए एक अधिनियम भी बनाया गया था जिसका नाम था राजभाषा अधिनियम। कौन सा, 1951। तो ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए क्योंकि ये आपको बेसिक पता होना चाहिए यूपी के बारे में, बेसिस यहाँ से शुरू होता है। ये पारित हुआ और वैधानिक मान्यता इसको मिल गई हिंदी को। और इसी में देखिए 1958 में भाषा विभाग की स्थापना हुई। किसकी, भाषा विभाग की स्थापना 1958 में हो जाती है और मुख्य सचिव के अंदर ही ये तहत ही इसका गठन होता है भाषा विभाग का 1958 में। आगे देखिए 26 जनवरी 1968 तो प्रदेश की राजभाषा हिंदी का प्रयोग जो है प्रदेश के समस्त सरकारी जो कार्यालय थे उनमें अनिवार्य कर दिया गया, सरकारी कार्यालय में 1968 से। 1989 में राजभाषा संशोधन अधिनियम आता है 1989, पारित किया जाता है। उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा इसमें दिया जाता है। तो ये बेसिक था, आपका पीटी में भी काम आएगा, प्लस यहाँ पे कोट करने के लिए भी मेंस में आपको स्टार्टिंग करने में भी फायदा मिलेगा। राजभाषा के लक्षण देख लीजिए, तो संविधान में वर्णन है इसका, समस्त सार्वजनिक संस्थानों में बाध्यकारी प्रयोग है इनका, शासकीय प्रयोजन की भाषा है और संबंधित राज्य में बहुलता में प्रयुक्त होती है ये, और संबंधित राज्य विशेष की संपर्क भाषा होती है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए भाषा जो विभाग गठित हुआ था उसके बारे में दिया है, उसका कार्य क्या होता है, तो थोड़ा थोड़ा देखना है तो आप देख लीजिए। जैसे जो भाषा विभाग था उसके कार्य एवं उद्देश्य क्या थे, तो राजभाषा के समस्त जो अध्यादेश हैं, विधेयकों, अधिनियमों, नियमों, विनियमों और सामान्य प्रकृति के अन्य कार्यों को अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना, और उर्दू के सरकारी गजट के प्रकाशन की सामग्री का हिंदी में अनुवाद करना, हिंदी से उर्दू और अंग्रेजी से उर्दू में अनुवाद ये करना, और विभागीय मैनुअल, नियम संग्रह, आदेश और विभिन्न विभाग। तो ये आप देख लीजिए, ये सामान्य सी जानकारी है कि ये सब भाषा विभाग के कार्य होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, आगे है इसमें यूपी की संचित निधि एवं आकस्मिक निधि। तो पहले संचित निधि देखते हैं, जिसे लोक लेखा भी बोला जाता है। आर्टिकल 266 में दिया है प्रावधान, और 266 के सेकंड क्लॉज में दिया है प्राप्त जितनी भी राजस्व प्राप्तियां हो या वो होंगी, वो सभी निधियां राज्य की लोक लेखा या संचित निधि में जमा की जाएंगी। और वहीं आर्टिकल 266 का सब क्लॉज 3 बोलता है कोई धनराशि विधि या संविधान में दिए गए प्रावधानों या प्रयोजनों के अनुसार ही व्यय की जाएगी, अन्यथा नहीं की जाएगी। तो ये आप पढ़े होंगे बेसिक भी।
आकस्मिक निधि में क्या है, तो देखिए आर्टिकल 267 के सेकंड क्लॉज है, इसमें प्रावधान दिया है कि राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अग्रदाय स्वरूप यानी पहले से इसकी व्यवस्था की जाती है। अगर बजट वगैरह पास नहीं होता है तो यहाँ से एक आकस्मिक निधि बनाई जाएगी और यहाँ से राज्यपाल की अनुमति से व्यय किया जा सकता है। तो ये राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में होता है और किसी भी अप्रत्याशित व्यय हेतु इसका उपयोग किया जाता है। इस निधि के तहत राज्यपाल आर्टिकल 205 और 206 के अंतर्गत आने वाले जितने प्रयोजन होते हैं उनके लिए अग्रिम दे सकता है। तो इसमें इतना ही, इसमें तो आकस्मिक निधि और इसमें इतना ही है। बाकी आगे देखते हैं। आगे आपका राज्य निर्वाचन आयोग। तो देखिए यहाँ पे हम लोग निर्वाचन आयोग के बारे में आज़ादी के बाद में बात करेंगे, यही आपके पेपर में काम आएगा। तो देखिए यूपी में पंचायती राज अधिनियम 1947 पारित हुआ था, तो पंचायतों की स्थापना हुई थी। इसके तहत आर्टिकल, जब संविधान बन रहा था तो आर्टिकल 40 डाला गया था, इसलिए ग्राम पंचायतों का गठन की बात की गई थी। राज्य के नीति निदेशक तत्व में डीपीएसपी डाले गए थे। बोला गया था जब भी संसाधनों की पर्याप्तता हो तो इन प्रावधानों को लागू किया जाए। तो आर्टिकल 40 के तहत ही 73वां और 74वां संविधान संशोधन होता है। उससे पहले तो राज्यों की मर्जी थी, कहीं गठित हो रहे हैं, पंचायतें कहीं नहीं हो रही हैं, तो ऐसे ही चलता रहा। 73वें 74वें के बाद ये कंपलसरी हो जाता है और ये 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हो जाता है। और यूपी राज्य चुनाव आयोग का गठन होता है। पहली बार जो गठन होता है वो 23 अप्रैल 1994 को यूपी राज्य चुनाव आयोग का। संवैधानिक प्रावधान क्या क्या दिए है इसके लिए, तो देखिए आर्टिकल 243 टा का सबसेक्शन फर्स्ट, ये आर्टिकल है, इसमें दिया निर्वाचन नामावली तैयार करना, सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निरीक्षण और नियंत्रण का दायित्व किसके पास होगा, राज्य निर्वाचन आयोग के पास। एक निर्वाचन आयुक्त होगा इसमें और नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। और सेवा शर्तें एवं पदावधि, तो 243 टा के सेकंड क्लॉज में दिया है कि विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के अधीन सेवा शर्तें एवं पदावधि ऐसी ही होंगी जो राज्यपाल नियम द्वारा अवधारित करेंगे, नियम से तय करेंगे राज्यपाल, वैसी ही इन्हें सेवा शर्तें और पदावधि दी जाएगी। और ये कौन बनाएगा कानून, कि विधानमंडल बनाएगा उन नियमों को और उन्हीं नियमों को राज्यपाल लागू करेंगे। निष्कासन के लिए देख लीजिए इनको कैसे हटाया जा सकता है पद से। जैसे हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उन्हीं आधारों पर ये राज्य निर्वाचन आयोग को आयुक्त होते हैं, उन्हें हटाया जा सकता है उन्हीं आधारों पर। सेवा शर्तों में नियुक्ति के पश्चात कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। कर्मचारी गण देख लीजिए, इसके आर्टिकल 243 टा 3 में दिया है कि राज्यपाल द्वारा जितने आवश्यक होंगे उनकी व्यवस्था की जाएगी। विधानमंडल की शक्ति देखिए 243 टा के सब क्लॉज 4 में दी गई है कि विधानमंडल क्या क्या शक्ति इन पे बना सकता है। आगे चलते हैं। आगे है इसमें राजनीतिक दल देख लेते हैं। राजनीतिक दलों में क्या क्या दिया है, तो क्या मतलब होता है राजनीतिक दल का, कि ये लोकतंत्र रूपी जो रथ है उसके पहिए के समान होते हैं राजनीतिक दल। लोकतंत्र का प्राण भी बोला जाता है इन्हें। इनके बिना लोकतंत्र का क्रियान्वयन असंभव हो जाता है। असंख्य मतदाताओं की व्यवस्थित भीड़ के स्थान पे ये व्यवस्था का सृजन करते हैं। जनता के नेतृत्व हेतु ये नेता प्रदान करते हैं। राजनीतिक व्यवस्था को संचालन शक्ति प्रदान करते हैं। तो ये आप इंट्रोडक्शन में या बेसिक में डाल सकते हैं कि क्या मतलब होता है राजनीतिक दलों का, ठीक है, ये पूरा ही। तो ये मेन जो की पॉइंट होते हैं वो आपको दे दिए गए निकाल के राजनीतिक दलों के बारे में। विशेषताएं क्या होती है राजनीतिक दलों की, तो उनको देख लेते हैं। विशेषताएं हैं ये राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि करते हैं, मूलभूत सिद्धांतों की एकता देखने को मिलती है और संवैधानिक उपायों का प्रयोग करते हैं, जो भी उपाय दिए गए हैं, और संगठन देखने को मिलता है। तो ये इसकी विशेषताएं। अब राजनीतिक दल का आधार क्या क्या है ये देख लीजिए। इनका आधार क्या होता है, तो ये क्या इसमें नेतृत्व देखने को मिलता है, धार्मिक आधार देखने को मिलता है, आर्थिक आधार पे ये गठित किए जाते हैं, कुछ धार्मिक पे, कुछ विचारधारा के लेवल पे, कुछ मनोवैज्ञानिक लेवल पे, और कुछ वातावरण का इन पे प्रभाव दिखता है कि किस तरीके का उस क्षेत्र में या राज्य में किस तरीके का वातावरण है। तो ये सब आधार होते हैं गठन के। कार्य देख लीजिए, कार्य क्या क्या है। सार्वजनिक नीतियों का निर्धारण करते हैं, शासन का संचालन करते हैं, लोकमत का निर्धारण करते हैं, ये शासन की आलोचना भी करते हैं अगर गलत कार्य होता है तो, शासन एवं जनता के बीच सेतु का कार्य करते हैं, राजनीतिक प्रशिक्षण का कार्य करते हैं, क्योंकि नेता यही बनाते हैं, राजनीतिक दल ही, यहीं से नेताओं की सृजन भी होता है। भारत में दलीय व्यवस्था की विशेषताएं क्या क्या है, भारत की बात की जा रही है, थोड़ा सा भारत के बारे में जान लीजिए। दलीय व्यवस्था क्या है, तो एक राजनीतिक दल का प्रधान न्याय प्रधानता है। मॉरिस जोन्स ने बोला था कि एक दल की प्रधानता है और एक दल की प्रधानता वाली बहुदलीय पद्धति इन्होंने कहा था भारत की इस दलीय व्यवस्था को। वहीं रजनी कोठारी थी, इनको कोट करेंगे तो आपको आंसर लिखने में और उसमें बहुत अच्छी नंबर मिलने को चांस रहते हैं। रजनी कोठारी ने बोला था कि एक दलीय व्यवस्था को एक दलीय शासन व्यवस्था अथवा कांग्रेस बताया इन्होंने, क्योंकि 1967 तक आपने देखा होगा कि हर जगह लगभग कांग्रेस ही थी
जो जो एक दलीय व्यवस्था देखने को मिल रही थी उस समय, तो ये कांग्रेस के वर्चस्व को इन्होंने बताया यहाँ पे। बहुदलीय व्यवस्था, तो बहुदलीय व्यवस्था में क्या है, भारत में कैसी बहुदलीय व्यवस्था है? यूएस और ब्रिटेन में देखेंगे आप तो वहाँ द्विदलीय प्रणाली है, लेकिन भारत में केवल बहुदलीय है, यानी बहुत से दल हैं। जैसे 6 राष्ट्रीय दल हैं, 50 से अधिक राज्य स्तरीय दल हैं और 3000 के लगभग क्या है, गैर पंजीकृत क्षेत्रीय दल हैं। तो ये बहुदलीय व्यवस्था है। और दलीय राजनीति व्यक्तिगत नेतृत्व पर आधारित होती है, जो कोई व्यक्तित्व होता है उसी पे ये आधारित होती है। दल परिवर्तन यहाँ की विशेषता है। क्या 52वां जो संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, उसमें दल परिवर्तन पर रोक लगाई गई थी। क्षेत्रीय दलों का उद्भव देखने को मिलता है। प्रभावशाली विपक्ष का अभाव है। तो ये किसका था? भारतीय दलीय व्यवस्था की विशेषताएं थी ये। ठीक है, आगे देखते हैं राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियां क्या क्या है, वो देख लीजिए। ये चुनौतियों से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखिए, दलों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र की कमी है, वंशवाद की राजनीति है, और दल के अंदर धन एवं आपराधिक तत्वों की घुसपैठ देखने को मिलती है। राजनेताओं एवं अपराधियों का गठबंधन देखने को मिलता है, यानी राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है। इस पे एक समिति बनी थी, इसको कोट कर सकते हैं कि इसकी सिफारिशों में डाल सकते हैं। बोहरा समिति बनी थी, तो इसी के ऊपर बनी थी, राजनीति का अपराधीकरण को रोकने के लिए। तो ये बोहरा समिति की सिफारिशों को डाल सकते हैं। अपराध का राजनीतिकरण हो रहा है, यानी राजनीति का भी हो रहा है अपराधीकरण और अपराध का भी राजनीतिकरण हो रहा है। दोनों पॉइंट है। दलों के बीच विकल्पहीनता की स्थिति है। भ्रष्टाचार देखने को मिलता है दलों में। शैक्षिक मापदंडों का अभाव है। लोकतांत्रिक जो मूल्य होते हैं उनका अभाव देखने को मिलता है। तो ये सारे आपकी चुनौतियां हैं। सुधार के लिए कुछ बता सकते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं के स्तर पर भी कुछ प्रयास हुए, जैसे दल बदल पर रोक लगाने के लिए 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आए इस पे बहुत सारे, जैसे आपराधिक मामलों का ब्यौरा शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया गया कि आप चुनाव लड़ोगे तो आपको ब्यौरा देना पड़ेगा कि आपके ऊपर कितने केस चल रहे हैं। चुनाव आयोग ने भी प्रयास किए। इसने बोला है कि ITR भरना अनिवार्य, आचार संहिता जैसे कार्य प्रयास किए। ITR, ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न। और देखिए सुझाव और क्या क्या दे सकते हैं अपनी तरफ से जोड़ दीजिए। आंतरिक लोकतंत्र हेतु कानून बनाए जाएं, महिलाओं का न्यूनतम प्रतिशत अनिवार्य किया जाए। इस पे तो आपका अभी अधिनियम बन चुका है, तो बताइए कमेंट में वही कौन सा अधिनियम है जो महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात करता है, वो कौन से नंबर का है, वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। शैक्षिक मापदंड बनाए जाए इनके लिए। चुनावी खर्चे सरकार उठाए, ये मुद्दा अभी बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से आपके इलेक्टोरल बॉन्ड जो हुए थे अभी, तो उस पर ज़्यादा ये चर्चा में है। चुनावी खर्चे उठाए जाएं, किसके द्वारा? सरकार उठाए उनका खर्चा। जनता द्वारा दबाव बनाया जाए इन पे कि आंतरिक लोकतंत्र ये अपने में बनाएं, क्योंकि ये जब दल में ही लोकतंत्र नहीं होगा तो फिर देश में लोकतंत्र की आप उम्मीद किससे करेंगे। तो ये था आपका पूरा वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।